हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के पाठ 2 भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था और उन्हें मानचित्र में हमने अंकित भी किया था। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा भारतवर्ष जितना बड़ा है, विभिन्नताएं भी यहाँ पे उतनी ही हैं, क्योंकि हर जगह की जलवायु और हर जगह का मौसम एक जैसा नहीं है। इसलिए हर जगह पैदावार भी अलग अलग होते हैं और जिस तरह की पैदावार जिस जगह पे होती हैं, वहाँ के लोगों का भोजन भी उसी पर आधारित होता है। एक प्रकार के भोजन में, यहाँ पर देखिए, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता भी हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी भी हो सकती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक में आपको दिखाया गया है कि मुख्य आहार के रूप में चपाती है और दूसरे में दिखाया गया कि मुख्य आहार के रूप में चावल है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में मछली, सब्जी, अंडा और दही, लस्सी, छाछ ये भी हो सकता है। ये चावल के साथ भी हो सकता है और ये चपाती के साथ भी हो सकता है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए हैं। व्यंजन छांटिए, इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। चलिए हम देखते हैं पहले हमारी सारणी में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्र या राज्य के कुछ सामान्य भोजन। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्र राज्य में, जैसे कि यहाँ सबसे पहले दिया गया है पंजाब। अन्न का व्यंजन एक होता ही है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमारे आहार में एक व्यंजन अनाज का अवश्य ही रहता है। दूसरे में दाल, मांस और दूसरे व्यंजन भी, सब्जियाँ भी होती हैं। तीसरे में सब्जियाँ होती हैं, तो वहाँ की सब्जियाँ भी वहाँ के उपज पर ही निर्भर करती हैं। अन्य व्यंजन में दही, लस्सी, अचार, घी, चटनी ये सब सभी के भोजन में शामिल होते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। जैसे अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पंजाब का दिखाया गया। पंजाब में हमें पता है कि गेहूँ या मक्के की खेती अच्छी होती है, इसलिए उनके मुख्य आहार में एक अन्न का जो व्यंजन होता है वो रोटी मक्के की या गेहूँ की होती है। इसके साथ ही राजमा, सब्जियों में सरसों का साग और अन्य व्यंजन के रूप में दही, लस्सी, घी भी होता है। आंध्र प्रदेश में जहाँ चावल की खेती अच्छी होती है, तो वहाँ मुख्य आहार के रूप में अन्न का जो व्यंजन होता है वो चावल होता है। इसके अलावा अरहर की दाल, रसम और सब्जी में कुंदरू और अन्य व्यंजन के रूप में मट्ठा, घी, अचार आदि होते हैं। तो हम कभी कभी अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों, तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो, या इसमें से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं भी हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय पर वो खा सकें। देखिए बच्चों, अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो हम तो वही खाना खा सकते हैं ना जो हमें रास्ते में या तो उपलब्ध हो या हमने जो अपने साथ बना के लिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें हर समय पर इस तरह का भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। आहार में विभिन्न खाद्य, जैसे अब मान लीजिए बच्चों, जैसे आप जो सुबह जाने वाले, ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं पूरे दिन के लिए, तो वो सुबह जो उनके घर में बन पाता है, जैसे रोटी बन गई, सब्जी बन गई, दही या लस्सी है, तो बस वो वही ले जा पाते हैं। फिर उनके साथ उनके भोजन में ना तो सलाद सम्मिलित हो पाती है और ना ही उनके भोजन के साथ दाल सम्मिलित हो पाते हैं। तो इस तरह से उनका जो भोजन है वो सब कुछ उनमें, उनके भोजन में शामिल नहीं हो पाता। जैसे आप स्कूल जाते हो, जब आप स्कूल जाते हो, सुबह जो मम्मी ने आपको बना के दिया, पराठे या सब्जी या पोहे या जो भी दिया, तो उनमें देखिए, उनमें सभी चीज़ें तो शामिल नहीं कर सकती ना वो इतनी जल्दी सुबह उठ के, है ना। तो कभी कभी हम हर चीज़ को अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए।
क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रयोजन के हमारे शरीर के विशेष प्रयोजन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि जो कोई जो बहुत मेहनत करने वाले हैं उनको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनका भोजन दूसरे तरह का होता है, ज़्यादा कैलोरी वाला होता है। बच्चों को, जो बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए अलग कैलोरी का भोजन होना चाहिए। जो लोग हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी कम कैलोरी वाले भोजन होने चाहिए। इसके अलावा भी जैसे कोई बीमार है तो उनका भोजन अलग होता है जो कि सुपाच्य हो, है ना। तो इस तरह से शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है। जैसे मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी देखिए, सब्जी कटिंग करते हैं, सब्जी काटते हैं, उनमें तेल होता है, मसाले होते हैं, हल्दी होता है, नमक होता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जब डलती हैं, टमाटर होते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम सब्जी बनाते हैं। जो कि अब देखिए, जैसे उनमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कच्ची सामग्री में जो हमें या तो पेड़ पौधे से मिले होते हैं या फिर हमें जंतुओं से मिले होते हैं। तो इस कच्ची सामग्री संघटक क्या है? यह जो कच्ची सामग्री है हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इनको आपने याद करना है बच्चों। ये हमारे जो शरीर के मुख्य घटक हैं ना, इनको आपने याद करना है। तो आप बताइए हमें दोबारा से हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होता है। रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश बच्चों वो होता है जो हमारा डाइटरी फाइबर यानी कि हमारे भोजन में रेशे के रूप में मौजूद होता है, जो कि हमें सब्जियों से मिल जाता है, सलाद से मिल जाता है और दाल से मिल जाता है। छिलके वाली जो सब्जियां वगैरह होती है ना, उनसे मिल जाता है। तो ये इनमें हालांकि पोषक तत्व तो नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है रुक्षांश, क्योंकि हमारे शरीर के जो अपशिष्ट होते हैं उनको अपने साथ ये बाहर हमारे शरीर से निकालता है। जैसे हम आगे इसके बारे में आपको और अच्छी तरह से बताएंगे। तो जल जो है, जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो हमारे भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं, क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक एक पोषक तत्व उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट है उसमें, या प्रोटीन है, या वसा है। आइए हम इनका परीक्षण भी करेंगे। अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। हम देखिए, हर भोजन का जो हम परीक्षण है वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन कुछ अवयव ऐसे हैं जिनका परीक्षण सरल है और वो हम कर सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, इनका परीक्षण सरल है और हम ये कर सकते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। पके हुए भोजन पर भी हम कर सकते हैं और कच्ची सामग्री पर भी हम इनका परीक्षण कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर हम कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करवा सकते हैं आपसे। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना बच्चों, वो मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। तो हम आइए मंड का परीक्षण कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास परीक्षण करने के लिए उचित रसायन नहीं है तो आप क्या करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि आप अपने अध्यापक की सहायता से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देखें कैसे इसको तैयार किया जा सकता है। जैसे हमें आयोडीन का घोल चाहिए, तो आयोडीन का तनु घोल चाहिए हमें
तो हमें आयोडीन के तनु घोल के लिए जल में आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे तो हमारा ये तनु घोल आयोडीन का मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर लेंगे जल में और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देने से हमें ये जो विलयन है वो हमें मिल जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अभिष्ट क्या? अभिष्ट मतलब जैसा हमें चाहिए। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? अगर ये नीला या काला हो गया है तो आप समझ लीजिए कि उसमें मंड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि उसमें मंड है या नहीं। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए, अवश्य लिखिए। देखिए यहाँ पे 2.2 में है, तो आप इन सब का परीक्षण कीजिए और मंड किसमें क्या उपस्थित है वो आप इसमें लिखिए। चलिए हम करेंगे प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण आपने करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ में थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डालें और उसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट या विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें। देखिए इसमें दोनों ही डालने हैं आपने कॉपर सल्फेट भी डालने हैं, 2 बूंद ही डालने हैं, कॉपर सल्फेट डालने हैं और कास्टिक सोडा भी डालनी है और इसको अच्छी तरह से हिलाइए। और हिलाने पर क्या होगा, हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। अब थोड़ी देर के लिए परख नली को आप रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ, देखिए जैसा कि यहाँ पे कास्टिक सोडा भी डालना है और कॉपर सल्फेट भी डालना है। प्रोटीन वाले भोजन को चूर्णी के रूप में बना के आपको उस पर ये डालना है। अगर कि उसका रंग परख नली में जो आपने प्रयोग किया उसमें उसका रंग अगर बैंगनी हो जाता है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास राजमा है तो राजमा का चूर्ण बनाइए, ठीक है, फिर उसको पानी में डालिए और उसके बाद उसमें आपने क्या मिलाना है, उसमें आपने डालना है कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा की भी 2 बूंदें डाल के परख नली को थोड़ी देर के लिए रख दें। अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, ठीक है, तो वो आप उसमें प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इसी तरह के परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब वसा का परीक्षण हम कैसे करेंगे? खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए जिसमें वसा होता है। तो कैसे भोजन बसा होता है? जैसे आमतौर पे हम जानते ही हैं कि जिन चीज़ों को छूने से हाथ में थोड़ा सा तैलीय पदार्थ सा हमें महसूस होने लगता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें वसा है। चलिए इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे इसे भी देखते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट ना जाए। कूटते वक्त आप इतना ज़्यादा ज़ोर से ना कूट दें कि कागज़ ही फट जाए। धीरे धीरे कूट के उनका पाउडर बनाएं। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या उस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? अब आप देखेंगे कि जैसे मूंगफली का दाना ले लिया आपने, ठीक है, उसको आपने कूटा कागज़ पर, ठीक है। अब उसमें से वो मूंगफली का जो पाउडर है उसको हटा के आप उसको उस कागज़ को आप रोशनी में लाइए और प्रकाश के सामने लाकर आप देखिए तो आपको उस पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, तो इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सूखने दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए और उसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा सूख जाए और इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे
तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं था। ये परीक्षण हमें ये दर्शाता है, चलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में हमने हमारे भोज्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता था। हमारे भोज्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता था। प्रोटीन के परीक्षण के समय भोजन का रंग बैंगनी हो गया था। और वसा का परीक्षण सबसे आसान है, और इसमें सिर्फ हमें ये दिखता है कि जो कागज़ पे जिस पे हमने वसा वाले पदार्थ का भोज्य पदार्थ का को कूटा था, उस पे जो तैलीय धब्बा हमें दिखाई देने लगता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें वसा उपस्थित है। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? क्या आपने खाया ऐसा कोई खाद्य पदार्थ? ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है, ऐसा तो शायद कोई नहीं है। सब में कुछ ना कुछ उपस्थित रहता ही है जो भी हम खाते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता है? हमने सिर्फ अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में ही देखा, लेकिन विटामिन और खनिज लवण भी हमारे भोजन में एक मुख्य अवयव के रूप में उपस्थित होने बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चलिए हम आगे देखते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा देती हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमें ऊर्जा देती हैं, बट अगर हम बराबर की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा लें तो वसा से हमें ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी हम कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है शक्करकंदी में, आलू में, गन्ना में, पपीता में, तरबूज में, आम में, मक्का में और बाजरा में, चावल में, गेहूं में, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ हमारे स्रोत हैं। और हम देखते हैं अभी कि हमें किन किन चीज़ों में वसा मिलता है। तो हमें वसा 2 स्रोतों से मिलता है। एक तो पादप स्रोत होता है और एक जंतु स्रोत। तो हमें पादप स्रोत में पादप स्रोत जो पेड़ पौधे से हमें मिलने वाले स्रोत को पादप स्रोत कहते हैं। तो हमें जैसे सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल है। इसके अलावा गिरी से यानी बादाम जो होते हैं उनमें से मिल जाता है। तिल से भी हमें मिल जाता है तेल, उसमें भी वसा होता है। मूंगफली से मिल जाता है, उसमें भी वसा होता है। और जो हमें जंतु स्रोत हैं उनमें हमें किस किस चीज़ों में मिलता है। जैसे मांस में हमें वसा मिल जाता है, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, और मछली में हमें वसा मिल जाता है। आइए हम देखते हैं कि हमें प्रोटीन किन चीज़ों में मिलता है। प्रोटीन भी हमें 2 स्रोतों से मिलता है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पहले हम पादप स्रोत के बारे में देखिए बच्चों। एक आसान सा आपको मैं बताती हूँ तरीका, जिसे आप पता कर सकते हैं किन चीज़ों में प्रोटीन होता है। देखिए, जिन चीज़ों को तोड़ने पर वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं उनमें पक्का प्रोटीन है। जैसे कि चना, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी दाल ले लो, आप उसको तोड़ो, वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसे आप मटर के दाने ले लीजिए, राजमा के ले लीजिए, छोले के ले लीजिए, ठीक है, सोयाबीन के दाने, इन सबको जब आप तोड़ोगे तो वो 2 बराबर हिस्सों में आपको विभाजित दिखाई देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इनमें प्रोटीन है। तो ये हमारा हो गया पादप स्रोत। और जंतु स्रोत में हमें दूध में, पनीर में, अंडा में, मछली में और मांस में हमें प्रोटीन बहुतायत में मिल जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी हम कहते हैं। विशेषकर जो बच्चे बढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोटीन युक्त भोजन अधिक उनको चाहिए होता है। और ये प्रोटीन हमें तो पता ही आपको, पर मैंने बताया किन किन चीज़ों में। हर एक दाल में मिल जाता है ये। मांस, मछली, अंडा, पनीर में भी हमें
उचित मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा, ये अब जो विटामिन होता है ये भी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। विटामिन हमारी आँखों को, अस्थियों को और दांत मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। चलिए हम देखते हैं कि विटामिन ए किन किन चीज़ों में मिलता है। विटामिन ए हमें पपीता में, गाजर में, आम और दूध, मछली का तेल और सच बताऊं बच्चों तो आपको विटामिन ए हर पीले सब्जी और फल में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं विटामिन बी किन में मिलता है। विटामिन बी मिलेगा हमें गेहूं में, चावल में और यकृत में विटामिन बी मिल जाता है बहुतायत से। साथ ही अब हम देखते हैं विटामिन सी किन में मिलता है। विटामिन सी हर खट्टे फल और सब्जी में विटामिन सी मिल जाता है, जैसे संतरा में, टमाटर में, नींबू, आंवला में, मिर्ची में और अमरूद में विटामिन सी बहुतायत से मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन डी किन में मिलता है, हमें दूध में, मक्खन में, यकृत में, अंडा और मछली में बहुतायत से मिल जाता है। विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से लेकर 2.9 तक में दिखाए गए हैं और मैंने आपको ये सारे चित्र दिखाए अच्छे से, इनके बारे में बताया मैंने आपको कि किन में क्या चीज़ें मिलती हैं। अब है कि हमें आयोडीन वाले कुछ स्रोत। आयोडीन हमें किन चीज़ों में मिलता है। बेटा आयोडीन जो होता है ना वो बहुत कम मात्रा में और बहुत ज़रूरी आइटम होता है, बहुत ज़रूरी अवयव है ये हमारे शरीर के लिए। तो हमें ये कहाँ कहाँ से मिल जाता है, ये हमें मिल जाता है अदरक से, पालक से, मछली से और मिल जाता है ये हमें नमक से। आयोडीन वाला नमक आपने सुना होगा ना, आयोडीन वाले नमक खाने से हमें ग्वाइटर नामक बीमारी नहीं होती है। तो हमें आयोडीन के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस की भी बहुत कम मात्रा में लेकिन बहुत ज़रूरी अवयव है हमारे शरीर के लिए। तो ये फास्फोरस हमें मिल जाता है दूध में, केला में और चावल, गेहूँ में भी मिल जाता है। लौह के स्रोत, लोहा यानी कि आयरन हमें किन किन चीज़ों से हमारी बॉडी को मिल जाता है। हमारी बॉडी को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना बच्चों, क्योंकि हमारा तो जो रक्त होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा लौह है। तो हमें लौह की आवश्यकता तो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लौह हमें किन किन चीज़ों से मिल जाता है। लौह हमें पालक से, सेब से, यकृत से और अंजीर से मिल जाता है। तो अब आप ये देखिए कि जो लौह वाली चीज़ें हैं इनकी एक खास पहचान है। इन चीज़ों को जब आप काट कर छोड़ देते हैं ना, जिनमें लौह मौजूद होता है ना, उन चीज़ों का पहचान है कि अगर उन्हें काट कर छोड़ दो आप तो वो थोड़ी देर में काले पड़ने लगेंगे। जैसे सेब आपने देखा भी होगा घर में, अगर आप सेब काट के छोड़ देते हो थोड़ी देर तो आप देखो कि वो काला पड़ने लगेगा। पालक का साग भी काट के आप छोड़ दो तो वो काला पड़ने लगता है। इसका मतलब वो उनमें लौह उपस्थित है। ये लौह की उपस्थिति का पहचान है। इसके अलावा जंतु स्रोत में हमें दूध और अंडे से भी आयरन या लौह मिल जाता है। आइए हम देखें कि बॉक्स में क्या लिखा है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। हमारा शरीर सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता जिससे लोगों में इसकी कमी हो रही है। आजकल लोगों में विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है क्योंकि वो धूप में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं। कई लोगों के पास तो वक्त ही नहीं होता। और हमारे बच्चे भी देखिए, आप जैसे अभी तो छुट्टी चल रही है, अभी तो कोरोना की वजह से हमारे स्कूलों की छुट्टियाँ हैं, तब आप घर में रह रहे हो, बाहर खेल भी रहे हो। लेकिन जिन दिनों आपका स्कूल चलता है बच्चों, पूरे दिन आप स्कूल में रहते हो, उसके बाद आप पढ़ाई करने कहीं जाते हो, ट्यूशन पढ़ने जाते हो, तो आपको धूप में रहने या खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। लेकिन हमें समय निकाल कर धूप में थोड़ी देर रहना बहुत ज़रूरी है।
ताकि हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी बना सके। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दिखाया गया है। देखिए, हमने अभी अब पढ़ा, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी, अब जैसे पालक ही लो, पालक में देखो आपने क्या क्या देखा, पालक किन किन चीज़ों में है, पालक में है, पालक में आपको मिल जाता है, देखो जैसे कि आपने देखा कि पालक जैसे इसमें विटामिन ये होता है, हमारे आयोडीन भी होता है पालक में, आयरन भी होता है हमारे पालक में, है ना। तो और ये एक रेशेदार सब्जी भी है जिसे हम वृक्षांश के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखो, एक पालक और उनमें कई सारे गुण हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे दूध है, अंडा है, मछली है, इनमें भी बहुत सारी प्रोटीन भी हैं, इनमें लौह भी हैं, कैल्शियम भी हैं। तो इस तरह एक ही भोजन में कई सारे अवयव हमारे भोज्य पदार्थों के उपलब्ध होते हैं। समय इस बात को अवश्य देखा गया है कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 के प्रेक्षणों को देखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। समृद्ध मतलब अधिकता वाला। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता भी होती है। आहारी रेशे जैसे वृक्षांश के नाम से जिसे हम जानते हैं, डाइटरी फाइबर के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि रेशेदार चीज़ों से हमें मिलता है। हमारे भोजन में जो रेशेदार चीज़ें होती हैं उनसे हमें ये मिलता है। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मुख्यतः हमारे जो वृक्षांश की जो आपूर्ति है हमारे भोज्य पदार्थ में, वो पादपों से होता है, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों से होता है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, इनमें कोई पोषक तत्व तो नहीं होता। फिर भी मतलब दाल, आलू जो भी है ना, इनके जो दाल के जो छिलके वगैरह हैं, इनसे रेशे जो मिलते हैं उनके बारे में कहा गया है ये, कि भले ही उनमें कोई क्या कहते हैं पोषक तत्व तो ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है और इसका हम आयतन भी बढ़ा देता है। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। जो अपशिष्ट हमारे शरीर में बन जाते हैं, पाचन के उपरांत जो अपशिष्ट बचे रह जाते हैं, वृक्षांश उसको अपने साथ से हमारे शरीर से बाहर निकालता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे कि जल, जैसे हम तरल के रूप में क्या क्या लेते हैं, जैसे जल लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय पानी और जूस लेते हैं, सूप लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत भी हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, जैसे नींबू का रस है, टमाटर है ना, तरबूज हम खाते हैं उनमें भी बहुत सारा पानी है। जैसे खीरा हम खाते हैं, उससे भी हमारे शरीर को जल की आपूर्ति होती है। ऐसे ही कई हैं, ऐसे जैसे छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे अब मान लीजिए कि एक टमाटर ले लिया, एक नींबू ले लिया, उसे हम छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। हम क्या देखते हैं कि हमारे हाथ गीले हो गए हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब आप ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण करें। आप क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो? जी, बहुत सारी सब्जियां हैं ना जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती हैं। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय भी हम पानी डालते हैं।
तो उससे भी हमारे शरीर को जल की आपूर्ति हो जाती है, जल हमें मिल जाता है। संतुलित आहार, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल का होना भी चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो हम किसे कहते हैं संतुलित आहार? संतुलित आहार वो आहार है जिसमें भोजन के सभी अवयव संतुलित और उचित मात्रा में उपलब्ध हों, ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा बोलूँगी बच्चों, एक बार दोबारा आप सुनिए। वैसा आहार जिनमें भोजन के सभी अवयव उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। अब यहाँ देखिए बॉक्स में क्या लिखा है। यहाँ बॉक्स में लिखा है, पहली जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है। देखिए ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि उनको संतुलित भोजन मिले ना मिले, लेकिन उन्हें एक अच्छा भोजन जरूर मिलना चाहिए ताकि हमें पर्याप्त दूध मिल सके और वो दूध भी अच्छा हो, बढ़िया हो, है ना। तो जैसे हरे घास मिलने चाहिए उन्हें, और जैसे क्या कहते हैं उसको, खली, वो भी मिलनी चाहिए उनको। और जैसे मक्के की जो दलिया टाइप जो होता है वो भी उनको मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उनका दूध गाढ़ा और बढ़िया होता है। और ये दूध कौन इस्तेमाल करता है? गाय थोड़ी ना यूज़ करती है, गाय थोड़ी ना उसका इस्तेमाल करती है, वो तो हम ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें गाय का चारा भी, गाय का भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं, ये इनमें से कई विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और अगर हम अपने सब्जियों और सागों को छील काट कर धोएं तो इनमें जो जल में घुलनशील विटामिन है वो पानी के साथ निकल जाएंगे, बह जाएंगे और हमारे शरीर को उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो संभवतः हमें सब्जियों और फलों को छीलने काटने से पहले ही अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी चाहिए, अर्थात धो लेनी चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अब जैसे चावल है, दाल है, इनको भी हमें कई बार नहीं धोना चाहिए। इनमें भी बहुत सारे जैसे विटामिन बी, थायमीन, ये सब उनमें उपस्थित होते हैं और बहुत धोने से, बहुत ज़्यादा उनकी धुलाई करने से वो सब पानी के साथ अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। या तो हमें भोजन में पानी अत्यधिक डालना ही नहीं चाहिए कि भोजन पक भी जाए और तब भी पानी बच जाए, या हम अगर पानी उसमें रखा है, हमने सब्जी या भोजन में रखा है तो हमें उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसका इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। पकने से विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करें? हम करते भी हैं ऐसा, है ना बच्चों। जैसे हम सलाद के रूप में लेते हैं तो हमें उससे विटामिन सी, जैसे हम कच्ची सब्जियां और फल सलाद के रूप में लेते हैं तो उससे हमें विटामिन सी और कच्ची सब्जियों से मिलने वाली जो अवयव हैं, जो हमें लाभ हैं, वो हमें मिल जाते हैं। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम होता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से ही हमें ऊर्जा मिलती है।
तो अब बुझो ने क्या किया, बुझो ने सोचा कि क्यों हम कार्बोहाइड्रेट खाएं भाई, जब वसा में भी हमें ऊर्जा मिलता है। तो उसने क्या किया, वसा वाला खाना खाना ही शुरू कर दिया। जैसे उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन नहीं खाया, और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, हमारे मोटापे को बढ़ावा देता है। हमें अधिक नहीं, अत्यधिक मोटापा हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, और कई तरह की बीमारियों का कारण भी ये बन सकता है। यह बहुत ही हानिकारक है कि हम सिर्फ बसा वाला खाना खाएं। इससे हमारे में स्थूलता आ जाएगी, मोटापा नहीं, उसको हम स्थूलता कहते हैं, वो आ जाती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है, और एक या उससे अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। बेटा, अभावजन्य रोग वो होता है जो हमें लंबे समय तक किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर में हो जाता है, उसे हम कहते हैं अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, जैसे वो बच्चा अब बढ़ेगा नहीं, या उसका वृद्धि और विकास जो है वो कम होगा या रुक जाएगा। चेहरे पे सूजन होगी, बालों का रंग भी खराब हो जाएगा, त्वचा की बीमारियां होंगी, और पेचिश जैसी बीमारी भी, पेचिश यानी लूज मोशन टाइप की बीमारी भी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उससे उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग और विकृतियाँ भी हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर हम उचित मात्रा में भोजन के सभी अवयव को संतुलित आहार के रूप में लेते हैं तो हमें अभावजन्य रोग नहीं हो सकता। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। बच्चों, हम यहाँ देखेंगे सारणी 2.3 में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण जो बीमारियाँ कुछ जो बीमारियां हो सकती हैं वो इस तरह से हैं। जैसे विटामिन और खनिज एक कॉलम में हमने लिखा है, एक में अभावजन्य रोग या विकार है, और दूसरे में उसके लक्षण। जैसे विटामिन ए, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है? उसकी कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता हो सकती है। क्षीणता हो सकती है या दृष्टिहीनता, आपको दिखाई नहीं देगा। कमज़ोर दृष्टि होगी, अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। विटामिन B1 या बेरी से क्या होता है? दुर्बल हो जाती है, हमारी पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, काम करने में ऊर्जा की कमी हो जाती है, हम थके थके से महसूस करने लगते हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, जो हमारी हड्डियों को काफ़ी लचीला बना देता है और ये आसानी से टूट या मुड़ जाते हैं। कैल्शियम, इसकी कमी से हमारी अस्थियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और दांत भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और जल्दी ही टूटने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाटर नामक बीमारी होती है, जो कि गर्दन की ग्रंथि में फूल जाना होता है। यही इसका लक्षण है कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहा की कमी से, आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है, जिसको कि हम एनीमिया भी कहते हैं। इसका मुख्य पहचान है कि आंखों के नीचे बिल्कुल कालापन सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, इंसान को चलने फिरने में भी दिक्कत और काम करने में भी दिक्कत महसूस होती है। तो ये बच्चों, आज हमने अपने पाठ 2 भोजन के घटक को पढ़ा।
इसमें कुछ जो शब्द आए हैं प्रमुख शब्द वो हैं संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। तो आप इन सभी शब्दों को लिखने का प्रयास करें और इन्हें लिखकर आप ये भी लिखें कि किसकी परिभाषा क्या है। जैसे संतुलित आहार का मैंने अभी आपको बताया, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट किन में मिलता है, ऊर्जा के स्रोत क्या है, वसा के स्रोत क्या है, खनिज लवण किस में मिलता है और पोषक तत्व क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किन में मिलता है, रुक्षांश से आप क्या समझते हैं, स्कर्वी क्या होती है, मंड क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं। आप इनको लिखने की कोशिश करें। आप जब दोबारा इस मेरी वीडियो को देखेंगे तो आप ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। चलिए इस पाठ का सारांश भी हम देख लेते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा और विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश है। इसके अतिरिक्त भोजन में जो आहारी रेशे होते हैं उन्हें हम रुक्षांश या रेशे के नाम से जानते हैं तथा जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होता है। वृद्धि यानी विकास के लिए, बढ़ने के लिए, अनुरक्षण यानी हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार जो होता है उसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं और पर्याप्त रुक्षांश और जल भी उपस्थित रहता है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। थैंक यू बच्चों।